हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स जो है चैप्टर 1 क्लास 12 का। अगर आप क्लास 12 में हो या नीट ड्रॉपर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बेसिक से शुरू करेंगे। आपको मैं बता दूं कि लेक्चर शुरू होने से पहले आप एनसीईआरटी अपने बगल में ज़रूर रख लें। इससे ये हेल्पफुल होगा कि एनसीईआरटी की लाइनों से मैं नोट्स बना करके लाया हूँ। 100% ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। आप एनसीईआरटी ज़रूर रखें, अपने डायग्राम्स देखें एनसीईआरटी में। बेसिक से शुरू करते हुए हाई लेवल तक जाएंगे। पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कुछ टर्म्स दिए हैं। आप अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो फर्स्ट पेज पे ही एनसीईआरटी के कुछ लाइनें हैं। एनसीईआरटी कुछ लाइनें क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है लाइनों में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड करा है इसके अंदर। तो ऐसे में हम बात करेंगे पहले लाइफ स्पैन की। आपने पढ़ा होगा तो लाइफ स्पैन सबसे पहले उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने लिखा होगा। लाइनों को समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इज लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन होता क्या है? किसी भी आम आदमी से आप पूछिए लाइफ स्पैन क्या होता है तो वो यही कहेगा पीरियड फ्रॉम बर्थ, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का पैदा होते ही और उसकी नेचुरल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ की यहाँ पर बात नहीं हो रही, किसी एक्सीडेंट में मारा गया कोई तो उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर नेचुरल डेथ की बात हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। उसके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। एनसीईआरटी लिखता है लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। आप साइज को देख के ये नहीं बता सकते कि अगर ये बड़ा साइज का ऑर्गेनिज्म है तो इसकी बड़ी लाइफ स्पैन होगी, या छोटा साइज का है तो इसकी छोटी लाइफ स्पैन होगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी ने छुपी छुपी लाइनों में लिखा है। पहला एग्जाम्पल दिया है क्राउज एंड पैरट्स का। क्राउज की बात करें तो 15 ईयर्स के लाइफ स्पैन होता है और पैरट की बात करें तो 140। अब दोनों का साइजेस तो आप सिमिलरली बोलेंगे सेम है तो लमसम सेम होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। 15 ईयर्स लाइफ स्पैन क्राउस का है और पैरोट्स का 140। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। पैरोट का देखिए कितना ज़्यादा लाइफ स्पैन है। सेकेंड एनसीईआरटी एग्जांपल देता है मैंगो ट्री और पीपल ट्री का। मैंगो ट्री का डाटा हमें पता चला है अप टू 100 ईयर्स तक लाइफ स्पैन रहता है और पीपल ट्री का अप टू 2500 ईयर्स। तो आप देखिए साइजेस में दोनों की लेंथ, ब्रेथ, हाइट लमसम सेम रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है उनकी लाइफ स्पैन में। एनसीईआरटी की ये लाइन भी हमें समझ में आई। आगे एनसीईआरटी की एक छोटी सी लाइन कहती है, इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की लाइन कहती है नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल। कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एक्सेप्ट को हमें छोड़ के बात करें तो नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। अब इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी की लाइनों में कि वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब हम क्यों कहें कि कोई नेचुरल डेथ नहीं होती, तो इसका आंसर मैं आपके पास लेके आया हूँ। बिकॉज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 न्यू डॉटर सेल्स। मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। ठीक है, ये भी बात हमें समझ में आती है। बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2 न्यू डॉटर सेल। ठीक है, 2 न्यू डॉटर सेल को मैं डिवाइड करके बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम भी अभी समझ में नहीं आया। ये तो इंग्लिश की भाषा हो गई, हमें लेमन लैंग्वेज में समझाइए आप कहना क्या चाहता है। ये बच्चों को, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। हाइड्रा का एग्जाम्पल भी दिया है इसने। देखिए ये एक सेल है, ये एसेक्सुअली डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल में, इसमें ठीक है, ये यहाँ तक बात हमें समझ में आती है। 2 न्यू डॉटर सेल बन गई इसकी। अब जो इस सेल का सेलुलर कंटेंट होगा या डीएनए कंटेंट होगा, जो जेनेटिक कंटेंट होगा, जो सेलुलर कंटेंट होगा, वो दोनों सब आधा आधा इसमें डिवाइड हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो गया। तो इसका जितना भी कंटेंट था वो हाफ डिवाइड हो गया, तो कंटेंट तो जाके दोबारा लिविंग हो गया इसमें ना, ये ख़त्म हो गया पूरा, इसमें डिवाइड हो गया। तो इसमें जो कंटेंट आ गया तो इसकी तो नेचुरल डेथ हुई नहीं, जो इसके अंदर का कंटेंट था या इसकी। तो इसीलिए ये कहता है कि जो है एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें नेचुरल डेथ हुई नहीं। आप देख सकते हैं इसका सारा कंटेंट आधा आधा डिवाइड हो गया और ये फिर दोनों अपनी लाइफ जिएंगे आगे चल के। एनसीईआरटी दोबारा एक क्वेश्चन पूछता है हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर। यानी कि इतने सालों से पेड़ पौधे जो पेड़ हैं और जानवर हैं वो क्यों इतने सालों से कंटिन्यू हैं, इसका क्या कारण है, इसका कॉज क्या है, कॉज। तो इसका एकमात्र कॉज है रिप्रोडक्शन। अब धीरे धीरे हम चैप्टर में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स के ये हमने कुछ बेसिक टर्म के बारे में बात करी है। मैं आपको एनसीईआरटी के
आप पेज नंबर 4 पे देखेंगे तो कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, उनकी आपको लाइफ स्पैन पूछ रहा होगा। आप एनसीईआरटी में गौर करिएगा, अप्रॉक्सीमेट उसने लिखा है लाइफ स्पैन। ये सब आपको डेटा ज़रूर याद रखना है, क्वेश्चंस के तौर पे बन के आ सकता है। ये सारे मैं आपके लिए लाइफ स्पैन लेके आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं एलिफेंट का है, रोज़ का है, डॉग का है, बटरफ्लाई का है, क्राउ का है, राइस प्लांट, टॉर्टोइस, बनाना ट्री, काउ, पैरोट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, बनियान ट्री। यहाँ पर फ्रूट फ्लाई की बात करूँ तो कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं कि सर फ्रूट फ्लाई और हाउस फ्लाई में क्या डिफरेंस होता है। फिर मैं बता दूँ, फ्रूट फ्लाई जो होता है वो हाउस फ्लाई से थोड़ी छोटी होती है और उसकी आप आइज़ जो है थोड़ी रेड होती है फ्रूट फ्लाई की। आप यहाँ पर ये सब तो ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, आप ईयर्स देख लीजिए। आप यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा कि यहाँ पर आप ये देख लीजिए 20 to 30, जैसे फ्रूट फ्लाई में लिखा है 20 to 30 डेज़ इसका लाइफ स्पैन है। तो आप यहाँ पर ईयर्स मत लीजिएगा, यहाँ पर डेज़ हैं ये, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जहाँ ईयर्स है वहाँ ईयर्स, जहाँ डेज़ है वहाँ जे, और जहाँ मंथ है वहाँ मंथ। जैसे राइस में 3 to 4 मंथ की होती है। आपने गांव में राइस प्लांट देखा होगा, 3 से 4 मंथ में उसका हो जाता है सारी कल्टीवेशन और सारी चीज़ें। अब हम चैप्टर्स के अंदर घुसने वाले हैं जब हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपके सामने टॉपिक आ चुका होगा। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम, तो रिप्रोडक्शन के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं यंग वंस को हम, सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म गिव राइज करता है अपने यंग वंस को, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि उसके सिमिलर होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। एक और एनसीईआरटी लाइन लिखता है, रिप्रोडक्शन जो है इनेबल्स करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज जो कंटिन्यू होते जा रहे हैं सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, वो किसकी वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से। अब ये क्वेश्चन ऊपर आया था, उसमें आपने आंसर दिया था रिप्रोडक्शन को। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होते जा रहे हैं, वो जो कारण है उसका रिप्रोडक्शन एकमात्र कारण है। आगे हम बात करते हैं अब। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ इट रिप्रोड्यूस। कोई भी ऑर्गेनिज्म है इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी, हमारी लार्ज डाइवर्सिटी है जो कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, कैसे पता करें कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है? तो बात करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी होती है एंड अदर फैक्टर्स। तो इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आगे एनसीईआरटी लिखता है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन। जो पार्टिसिपेशन की बात करें कि इंडिविजुअल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, मेल और फीमेल में बात करते हैं, तो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो इसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी ने, एक एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल है। अब आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिक सी डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूँ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात होती है, ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट, यहाँ पर विद भी हो सकता है और विदाउट भी हो सकता है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो होगी वो प्रोड्यूस जो होगी वो सिंगल पेरेंट से होगी एसेक्सुअल में। सेक्सुअल में वहीं बात करें तो व्हेन टू पेरेंट्स होंगे, इसमें अपोजिट सेक्स होगा, मेल और फीमेल, पार्टिसिपेट करेंगे इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और इसमें इन्वॉल्व होगा फ्यूजन किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का। इसमें विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन था, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, फ्यूजन होगा किसका? मेल और फीमेल गैमेट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे चल के आप चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बात करेंगे एंड वेरिएशन में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी, जेनेटिक फैक्टर्स के द्वारा होता है, वो हम चैप्टर 5 में बात करेंगे। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिंपल कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल द्वारा, वो आप चैप्टर 5 में हम बात कर रहे होंगे मेंडल साहब से, उसमें आपको पता चलेगा। आगे हम बात करते हैं। अब दोस्तों एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो गई है, धीरे धीरे टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हम एलेबोरेट करते हैं थोड़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और यहाँ पर बगल में आपने देखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो एज एनसीईआरटी की लाइनों में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो हम प्लांट्स में भी अब आपको कुछ एग्जांपल देंगे अभी आगे चल के, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पता है सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग को, जैसा कि आपने आगे भी पढ़ा था।
ऑफस्प्रिंग जो कि यंग वंस इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब भाई बात सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हो रहा है तो जेनेटिकली आइडेंटिकल तो होगा ही, क्योंकि उसी की जेनेटिक मटेरियल उसमें एक्सचेंज होंगे। क्लोन की बात करते हैं, एनसीईआरटी अपनी लाइनों में लिखता है क्लोन। अब ये क्लोन क्या है? क्लोन है मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। जो मॉर्फोलॉजिकली ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो वो जो मॉर्फोलॉजिकली भी ऊपरी उसके वेशभूषा जो होगी, वेशभूषा मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे और जेनेटिकली अंदर के जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो भी सेम होंगे, सिमिलर इंडिविजुअल। तो वो सारे क्लोन ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे एसेक्सुअल प्रोडक्शन से, उनको हम क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होते हैं और जेनेटिकली भी सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है। आप चैप्टर 5 में हम बात करेंगे इसकी कि वेरिएशन क्या होते हैं आगे। जनरली इन प्लांट्स एंड लोअर एनिमल्स। अब जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, ये सिंपल रिप्रोडक्शन है, तो ये जनरली प्लांट्स में पाए जाते हैं और लोअर एनिमल्स में पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको ये गौर करना है। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं, प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। आपने नाम तो सुना है, वो बाइनरी फिजन इन अमेबा, आपके डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में, बाइनरी फिजन अमेबा में एग्जाम्पल है, और पैरामीशियम भी। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, सेल डिवीजन इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बच्चे इसके बारे में समझ नहीं पाते, इस लाइन के बारे में कहना क्या चाहता है। देखिए, सेल डिवीज़न जब होता है तो एक सेल था ये, अब ये दो चीज़ों में डिवाइड हुआ, तो सेल डिवीज़न इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पेरेंट का जो है हाफ इधर चला गया मटेरियल, हाफ इधर चला गया, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया। सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस हुई 2 डॉटर सेल, और सेल डिवीज़न भी हो गया, सेल डिवाइड हुए, आधा इसमें चला गया जेनेटिक मटेरियल, आधा इसमें चला गया, सेलुलर कंटेंट आधा इसमें चला गया, आधा इसमें चला गया। तो ये दोनों बातें इसमें आपकी साबित हो गई कि सेल डिवीजन इटसेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेल डिवीजन भी हो रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी की लाइन ये लिखती है, काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब आगे एनसीईआरटी में ईस्ट के बारे में भी कुछ कीवर्ड डाटाज हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ईस्ट के बारे में कहा जाता है डिवीज़न इसमें अनइक्वल होता है, जैसे इक्वल डिवीज़न नहीं होता है, इसमें अनइक्वल डिवीज़न होता है, ठीक है। यानी कि आप अनइक्वल डिवीज़न मतलब एक सेल है, ये थोड़ा छोटा इधर ट्रांसफ़र हो गया, इधर बड़ा हो गया, तो अनइक्वल डिवीज़न होता है, इक्वली डिवाइड नहीं होते। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस बर्डिंग इन ईस्ट। आपकी एनसीईआरटी में आप जरूर देखिएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। बर्डिंग इन ईस्ट का डायग्राम दिया होगा तो आप उसमें देखिएगा, उसमें अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है और स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। और फिर अब बात करें मेंबर ऑफ किंगडम फंगाई एंड सिंपल प्लांट्स। कुछ मेंबर्स हैं किंगडम फंगाई के और सिंपल प्लांट्स जिसमें एल्गी की बात करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कोल्ड जियोस्पोर। जियोस्पोर जो है वो एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जियोस्पोर। तो मेंबर ऑफ किंगडम फंगाई और जो सिंपल प्लांट्स एल्गी की हम बात करें तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं जियोस्पोर्स के द्वारा। जियोस्पोर्स के बारे में हम कुछ बातें आपको बता देना चाहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप माइक्रोस्कोप से इसके देख सकते हैं, और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में बात करें हम, ये सारे डेटास जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव के अंदर गिवन है। आपको मैं एक बार जरूर कहूँगा आप एनसीईआरटी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें कॉनिडिया के बारे में, पेनिसिलियम जो कि है बर्ड्स जो कि हाइड्रा में होता है, जेम्यूल्स फॉर्मेशन जो स्पॉन्ज के बारे में होता है। ये डायग्राम आप ज़रूर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी के अंदर आपके डायग्राम होंगे। अब पार्ट 1 ये हो गया, हम पार्ट 2 आपके लिए लेके आएंगे। आप अगर जैसे भी कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा पार्ट 1, हम पार्ट 2 इसका लेके आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए। बाकी बने रहिए हमारे चैनल पे, आगे हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे आपकी डिमांड पर। जय हिंद, जय भारत।